नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। हमारे साथ हैं आदरणीय संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। शिव मिश्रा ऑफिशियल के तमाम दर्शकों को नमस्कार, आभार। एक बड़ी राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर आपके सामने आए हैं हम दो पत्रकार। जी शिव जी। चलिए, अब जब दो पत्रकार आए हैं तो फिर बड़ी खबर होगी। बड़ी खबर यह है कि विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया ने अपना उपराष्ट्रपति का पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया। उम्मीदवार इंडिया गठबंधन भी दक्षिण से लाया। उम्मीदवार का नाम डिक्लेयर संतोष पाठक जी करेंगे, लेकिन हम बता देते हैं कि दक्षिण बनाम दक्षिण फंस गया है खेल। जो खेल बीजेपी ने खेला था कि कहीं इंडिया गठबंधन ऐसा तो नहीं है बिहार से उम्मीदवार ला रहा हो तो हम दक्षिण से ले आएंगे, और जो संशय जितने भी दलों पर है वो दक्षिण के दलों पर है। चंद्रबाबू नायडू आंध्रा से आते हैं, एकनाथ शिंदे भी उसी सीमा रेखा के इलाके से आते हैं जिस सीमा रेखा में चंद्रबाबू नायडू है। उसी सीमा रेखा में यह चर्चा थी कि पिछली बार झारखंड से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार यानी आदिवासी देखकर झारखंड के हेमंत सोरेन को ब्लैकमेल करके उनका समर्थन ले लिया था, तो इस बार स्टालिन का ले लेंगे तमिलनाडु के नाम पर। लेकिन विपक्ष ने एक लंबी गोली फेंक दी और दक्षिण से ही ले आए। अब कयास अलग अलग हैं। अब यहां विपक्ष अपनी बोटी फेंक रहा है। उसने अभी चंद दिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में फेंकी थी, शाह के उम्मीदवार को हरवा कर। योगी आदित्यनाथ पर मोदी को भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने दोनों शिष्य लगा दिए। कल एक ब्रजेश पाठक 5 कालिदास मार्ग जाते हैं और 5 कालिदास मार्ग से ही निकल के सीधे 7 कालिदास मार्ग घुस जाते हैं। इसका मतलब संशय बरकरार है। या तो उन्होंने कुछ कह दिया कि आप जानो वो जानो, मुझसे क्या लेना देना है, मेरे विधायक तो वोट करेंगे नहीं, मैं विधायकों का सर्वे सर्वा हूं, सांसदों की आप जानो वो जानो, मेरे से क्या लेना देना है। लेना देना है। क्षत्रिय राजपूतों की जो बैठक हुई उस पर सांसदों का भी पूरा हाथ था, और एक एक सांसद का वोट बड़ा महत्वपूर्ण है। केवल 30 से 35 सांसदों का ही खेल है, फिर कौन पास और कौन फेल है। संतोष सर, क्या है पूरी खबर? कौन है उम्मीदवार? क्या इंडिया गठबंधन कोई नई चाल चल दिया है? देखिए बिल्कुल शिव जी, नई चाल ही नहीं चलती है, बल्कि कुछ दिन पहले जो खबर आई थी ना, चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी हॉटलाइन से संपर्क में है। तो ये इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है कि चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवार बताया जिसको इंडिया गठबंधन ने चुन लिया? और अगर ये चंद्रबाबू नायडू के उम्मीदवार है तो फिर एनडीए के उम्मीदवार का क्या होगा? और कैसे मैं ये बता रहा हूं, एक एक चीज बता देता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियों, देखिए इंडिया गठबंधन नहीं कह रहे हैं, क्योंकि मैं जैसा कि जिक्र कर रहा हूं कि इंडिया गठबंधन के अलावा भी 30 के लगभग राज्यसभा के, 17 के लगभग लोकसभा के, यानी 47 सांसद है जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है, लेकिन उनको तय करना है कि वो किस तरफ जाएंगे। तो ये कांग्रेस की बड़ी रणनीति कि सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना है। ये नंबर का आंकड़ा मैं बताऊंगा आगे आपको। और वो कह रहे हैं कि जब संविधान खतरे में होता है तो हम सब उसे मिलकर बचाने के लिए लड़ते हैं, और हमने तय किया कि चुनाव में एक ऐसा उम्मीदवार हो जो देश के लिए अच्छा काम करे। तो संविधान के सुरक्षा की जिम्मेदारी इस देश में, संविधान के संरक्षक की जिम्मेदारी इस देश में सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। और आगे मैं उनके नाम के बारे में, उनके राज्य के बारे में खुलासा करने से पहले दो तथ्यों की जानकारी दे देता हूं कि राजनाथ सिंह ने कल वाईएसआर कांग्रेस, जो कि आंध्र प्रदेश में पहले सरकार थी, उनके पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके जगन मोहन रेड्डी, जिन्होंने नायडू और राहुल गांधी के बीच में बातचीत का खुलासा किया था, उनसे बातचीत की। वाईएसआर कांग्रेस ने एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से, जो तेलुगु देशम पार्टी के जो नेता हैं, महासचिव और आंध्र प्रदेश के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश ने, जो कि बेटे हैं चंद्रबाबू नायडू के, मंगलवार को उन्होंने सीपी राधाकृष्णन से यानी आज मुलाकात करके अपना समर्थन व्यक्त किया। लेकिन उसी बीच खबर आ जाती है कि इंडिया गठबंधन ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस व्यक्ति को अपनी तरफ से, विपक्षी राजनीतिक दलों की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है, वो सुदर्शन रेड्डी साहब आंध्र प्रदेश से आते। खेल दिया उन्होंने दांव।
आज राजनाथ सिंह ने उनके स्टालिन से बात की, समर्थन मांगा, समर्थन मिलने की उम्मीद कम है। लेकिन अब आंध्र प्रदेश के दोनों राजनीतिक दलों, तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआर कांग्रेस के जो मुखिया हैं जगन मोहन रेड्डी, दोनों पर एक तरह से असर डाल दिया है। और जरा मैं आंकड़े बता देता हूं कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पास 4 सांसद है लोकसभा में, 7 सांसद है राज्यसभा में, तो 11 सांसद है। वहीं चंद्रबाबू नायडू के पास, तेलुगु देशम पार्टी के पास लोकसभा में 16 सांसद हैं और उनके पास राज्यसभा में 2 सांसद है, तो 18, 11, 29। अब ये किधर जाएंगे 29 सांसद? तेलंगाना के सांसदों पर भी बड़ा दबाव पड़ जाएगा कि अब वो किधर जाएंगे। तो राहुल गांधी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है और ये दांव अब सिर्फ आंध्र प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। जरा मैं दर्शकों को बता देता हूं कि बी सुदर्शन रेड्डी 1971 में वो हैदराबाद में आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर्ड हुए थे, जब वो ज्वाइंट स्टेट हुआ करता था। हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक ही राज्य हुआ करता नहीं था। नहीं, ये तो आपने उन्होंने और ज्यादा फंसा दिया मामला। उन्होंने तो आंध्रा से उम्मीदवार देकर, मतलब पुराने आंध्रा से उम्मीदवार देकर, ये तो पूरा सिस्टम, इसमें तो जो उनका क्या नाम, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, उनके सामने भी संकट खड़ा हो जाएगा। बीआरएस चंद्रशेखर राव साहब, उनका भी बता देता हूं मैं। बीआरएस के राज्यसभा में 4 सांसद हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बड़े समुदाय को देखिए, एक जाति विशेष के सांसदों को लेकर बीजेपी को जो शंका है योगी आदित्यनाथ और राजीव प्रताप रूडी की तरफ से, और एक बड़ा समुदाय इस देश में वकीलों का समुदाय है, जजों का समुदाय है। इसलिए मैं थोड़ा सा इनके बारे में पूरा आपको बता देता हूं कि आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर्ड हुए थे 1971 में, और आंध्र प्रदेश उच्च हाई कोर्ट में रिट और सिविल मामलों में उन्होंने प्रैक्टिस की। 1988 से 1990 के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील के रूप में काम किया। 1990 के दौरान 6 महीने की अवधि के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में भी काम किया, और इसके साथ ही उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय के लिए कानूनी सलाहकार और स्थायी वकील के रूप में काम किया। 2 मई 1995 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश उन्हें नियुक्त किया गया, और 5/12/2005 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो असम के सांसदों पर भी दबाव है, असम के सांसदों पर भी दबाव है, आंध्र प्रदेश के सांसदों पर भी दबाव है, तेलंगाना के सांसदों पर भी दबाव है, और एक जाति विशेष के सांसदों पर भी दबाव है, और एक वर्ग विशेष जो वकील लॉबी, सबसे ताकतवर लॉबी कही जाती है, उनके ऊपर भी दबाव है। कई सारे सांसद वकील समुदाय से आते हैं, उनके ऊपर दबाव है कि अपनी बिरादरी के साथी का साथ दोगे नहीं क्या? और अब जब ये कैंपेन होगा, ये उपराष्ट्रपति का चुनाव एक दिलचस्प चुनाव बना दिया है इंडिया गठबंधन ने, राहुल गांधी की सेना ने। जी। यहां मामला बिल्कुल उलझ गया है। हार जीत बाद की बात है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने एक बार फिर एक ऐसा नाम खड़ा कर दिया जो बीजेपी के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। अब देखना यह है कि सुदर्शन साहब नायडू साहब को कितना मैनेज कर पाते हैं। मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं, अगर नायडू साहब ही मैनेज हो जाते हैं और राव साहब, चंद्रशेखर राव साहब मैनेज हो जाते हैं, तो सब कुछ खेल पलट जाएगा। दोनों के मिला के लगभग 26-27 सांसद हो जाएंगे, और 30 सांसद अगर उधर से निकलते हैं तो मामला फिर डिसबैलेंस होते देर नहीं लगेगी। फिर तो एक बार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव भी काम आएगा, क्योंकि बात सह और मात पर आ गई है, हार और जीत पर आ गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहता तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव नहीं होता। शीर्ष नेतृत्व में निशिकांत दुबे जैसे लोग ये शीर्ष नेतृत्व के प्यादे हैं। जब ये मैदान में आए तो ये मान लो इनके जरिए संदेश दिया जा रहा है कि होश में आ जाओ। जैसे उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ अभी प्रधानमंत्री के लिए 10-20 साल दिल्ली की तरफ रुख न करें, उस दिन से योगी आदित्यनाथ की टीम और योगी आदित्यनाथ जी अपने को बैक फुट पर ले आए, आपने देखा होगा। अब वो अपने प्रचार प्रसार पे लग गए हैं, क्योंकि एक भी राष्ट्रीय स्तर का जो मीडिया चैनल है वो उनकी खबरें नहीं दिखा रहा है, वो उनके प्रोग्राम नहीं दिखा रहा है। तो इस सब को लेकर आज उन्होंने सूचना विभाग की बैठक भी बुलाई है कि भैया क्या हुआ, क्या रायता फैला दिया आपने। हम तो राष्ट्रीय राजनीति तो दूर, हम तो राष्ट्रीय चैनलों पर भी नहीं दिख रहे हैं। हमें तो प्रधानमंत्री का सपना दिखा रहे थे,
हमें तो आपने टीवी लाइक भी नहीं छोड़ा। तो ये सब चीजें बड़ी तेजी से चल रही हैं। और इधर ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य को निर्देश मिलता है और वो आज सूचना विभाग की बैठक बुला रहे हैं कि भैया बताओ मेन स्ट्रीम मीडिया में हमारी खबरें क्यों गायब हो रही हैं। अब आम जनमानस को सोचना चाहिए कि जब योगी आदित्यनाथ सरीखा जैसा व्यक्ति मीडिया से गायब हो सकता है, तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, इन सब की बिसात क्या है जो केंद्रीय मीडिया इन्हें दिखाए। मैं बड़ी गंभीर बात आपसे कर रहा हूं कि जब जो सबसे पावरफुल सीएम माना जाता है पूरे देश का और हिंदुत्व का एक नया चेहरा मोहरा है, पोस्टर बॉय है, उस व्यक्ति को केंद्र के दबाव में टीवी की स्क्रीन से अलग कर दिया गया। अलग हटो, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हें नहीं दिखाया जाएगा। लोकल चैनल दिखाते हैं, बस वहीं तक सीमित रहो। राष्ट्रीय राजनीति में तुम दिख के क्या करोगे? उसके लिए हम है ना, तुम्हारा काम उत्तर प्रदेश तक सीमित है, वहीं तक रहिए। अब इन सब चीजों का समझिए संतोष पाठक जी असर कितना पड़ता है। एक एक पहलू का असर पॉलिटिक्स में होता है। अब अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव ने आज गुर्जर समाज की और जाट समाज की बैठक बुला ली है दिल्ली में, बैठक हो चुकी है। अब वो जातीयता की बैठक पर लगे हुए हैं। और अगर सतपाल मलिक, जगदीप धनखड़ की नाराजगी जाटों में उतर गई, जाट पहले किसी के होते नहीं और हो जाएं तो साथ छोड़ते नहीं है, और ये अगर संदेश अखिलेश यादव ने जाटों में दे दिया तो बीजेपी का बुरा हाल हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिलहाल उपराष्ट्रपति के पद के सुदर्शन जी का क्या सामना राधा कृष्ण साहब करेंगे कैसे? देखिए शिव जी, जब तक आप दर्शकों को तमाम जानकारी दे रहे थे, तो मैं थोड़ा-सा लोकसभा और राज्यसभा के गणित निकाल रहा था। ज़रा मैं गणित बता देता हूँ कि चिंता किस बात के लिए खड़ी हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सांसद इसमें वोट करते हैं। लोकसभा में 543 सांसद होते हैं, 1 सीट खाली है पश्चिम बंगाल की 542 है। राज्यसभा में 245 सीट है, 6 खाली है 239। 542 और 239 यानी 781 सांसद हो जाते हैं। अगर ये सारे सांसद वोट करें तो आपको बहुमत के लिए 391 चाहिए। अभी एनडीए के पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लोकसभा में 293 है, राज्यसभा में 132 है, यानी 425 का आंकड़ा है। तो 425 यानी 34 का बहुमत है, सिर्फ 34 सांसदों का बहुमत है। यानी अगर 35 सांसदों ने खेला कर दिया, क्रॉस वोटिंग कर दी तो काम हो गया। अब इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किस किस की जरा देख लेते हैं। तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश 16 लोकसभा 2 राज्यसभा 18 सांसद है। अब प्रेशर है ना कि आंध्र प्रदेश के उम्मीदवार का साथ छोड़कर तमिलनाडु के उम्मीदवार का साथ कैसे दो। वाईएसआर कांग्रेस में बता चुका हूं आपके पास 11 सांसद उनके पास, लेकिन खैर वो एनडीए गठबंधन में साथ नहीं है। नीतीश कुमार साहब के पास 12 लोकसभा 4 राज्यसभा 16 हो गए। शिवसेना मुख्यमंत्री के बाद डिमोट करके उप मुख्यमंत्री बनाए गए एक नाथ शिंदे साहब के पास लोकसभा में 7 है, राज्यसभा में 1 है। अजीत पवार साहब जो लगातार परेशान है, महाराष्ट्र में उनकी चल नहीं रही है, लोकसभा में 1 है, 3 राज्यसभा है। ये सिर्फ एनडीए का आंकड़ा बता रहा हूं मैं। 18 टोटल टीडीपी, जनता दल यूनाइटेड 16, शिवसेना 8, अजीत पवार 4, ये चारों मिलकर हो जाते हैं 46 और खेल करने के लिए चाहिए सिर्फ 35। और उसके बाद आप इसमें उत्तर प्रदेश के सांसदों को जोड़ लीजिए। अगर वाकई धनखड़ साहब के बलिदान का कर्ज चुकाने के लिए योगी जी तैयार हो जाएंगे, फिर इसमें जयंत चौधरी को जोड़ लीजिए, 3 उनके भी है लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलाकर। फिर राजस्थान के जाट सांसद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट सांसद, हरियाणा के जाट सांसद क्या करेंगे? इस देश का एक बड़ा जो प्रोफेशनल वर्ग है, वकीलों का समुदाय, वो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब भी सांसद है, पूर्व जज साहब, उनकी अंतरात्मा जागेगी क्या? और जब लड़ाई संविधान की है, जब लड़ाई लोकतंत्र की है, जब लड़ाई व्यवस्था की है, जब लड़ाई एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को आनन फानन में हटाकर, आज तो प्रधानमंत्री ने खुद खुलासा कर दिया और राधा कृष्णन को धमकाते हुए भी नजर आए कि चुपचाप से बैठ जाना, वहां जाके खेला मत करना। कह रहे हैं कि बड़े सभ्य आदमी है, शालीन आदमी, खेला नहीं करेंगे। मतलब धनखड़ साहब खेला कर रहे थे। तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद खुलासा कर दिया कि जगदीप धनखड़ की विदाई के मायने क्या है और अब इंडिया गठबंधन की एकजुटता, आंध्र प्रदेश में के राजनीतिक दलों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा होना और एनडीए गठबंधन में लड़ाई एक और चीज की। सब मोदी से छुटकारा पाना चाहते हैं, डरते हैं, वो सोचते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे।
अगर चंद्रबाबू नायडू ने घंटी बांध दी, उपराष्ट्रपति के चुनाव में हरवा दिया एनडीए के उम्मीदवार को, तो फिर सब बोलेंगे। नीतीश कुमार भी बोलेंगे, एकनाथ शिंदे भी बोलेंगे, अजीत पवार भी बोलेंगे, उन्हीं की पार्टी के प्रफुल्ल पटेल भी बोलेंगे, बेचारों को अभी तक मंत्री नहीं बनाया गया है। जयंत चौधरी भी बोलेंगे। एनडीए गठबंधन में शामिल अन्य तमाम जो छोटे-छोटे राजनीतिक दल है, वो भी बोलते हुए नजर आएंगे। पवन कल्याण बोलते हुए नजर आएंगे, एचडी देवगौड़ा बोलते हुए नजर आएंगे। ये तमाम नेता बोलते हुए नजर आएंगे और फिर जो सर्वशक्तिमान, यत्र तत्र सर्वत्र मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं, मैं ही सरकार चलाऊंगा, मैं ही आदेश दूंगा, ट्रेन को हरी झंडी भी मैं ही दिखाऊंगा, रेलवे स्टेशन पे प्याऊ का उद्घाटन भी मैं ही करूंगा, अपॉइंटमेंट लेटर भी मैं ही बांटूंगा, बच्चों के साथ बातचीत भी मैं ही करूंगा, सेना जो बहादुरी दिखाएगी उसका क्रेडिट लेते हुए सेना की वर्दी में, वायुसेना की वर्दी में फोटो भी मैं ही छपवाऊंगा, वर्दी के अंदर फोटो भी मैं ही खिंचवाऊंगा, सारे काम मैं ही करता हुआ नजर आऊंगा। लेकिन जब मेरा दोस्त डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोलता हुआ नजर आएगा तो मैं दुबक जाऊंगा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के पीछे, मैं दुबक जाऊंगा विदेश मंत्री के पीछे, मैं दुबक जाऊंगा गृह मंत्री के पीछे। जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला होगा, सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा होगा, तो फिर मैं कहीं नजर नहीं आऊंगा, बिहार में चला जाऊंगा चुनावी रैली करने के लिए। जब ये देश महंगाई से पिस रहा होगा तो मैं जवाहरलाल नेहरू तक की याद दिला दूंगा, और जब मैं चारों तरफ से गिर जाऊंगा तो फिर मैं कहूंगा जनता के टैक्स से पैसे लेकर जनता के लिए ही योजनाओं का उद्घाटन करके कहूंगा, जनता को ही छूट देकर कहूंगा कि देखो मैं तुम्हें दिवाली का तोहफा दे रहा हूं। क्या भगवान है आप? इतने दिनों से जीएसटी आपने कम नहीं की, 11 साल तक आपने लूटा, 11 साल बाद उसको कम कर रहे हैं, उस लूट मार का हिसाब कौन देगा? निर्माण के नाम पर, हाईवे के नाम पर, टोल के नाम पर, टैक्स के नाम पर, यूपीआई पेमेंट के में लगने वाले सरचार्ज के नाम पर, आपके बैंक में पैसा डालने, बैंक से पैसा निकालने के नाम पर लगने वाले टैक्स के नाम पर, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर आपके इंजन को नुकसान पहुंचाकर फिर भी महंगा पेट्रोल देने वाले, रूस से सस्ता पेट्रोल खरीद कर भी आपको महंगा डीजल और पेट्रोल देने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर है क्या, जो कह रहे हैं कि मैं तोहफा दे रहा हूं? तोहफा, हमारे ही पैसों से टैक्स लेकर हमें ही वो तोहफा दे रहे हैं। तो ऐसी सरकार के मुखिया के माथे पर परेशानी आती हुई दिखाई देगी। ज्ञानेश कुमार रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, परेशानी दिख रही थी। राहुल गांधी बिहार में सड़कों पर उतर गए, राहुल गांधी तेजस्वी यादव, परेशानी दिख रही है। दिल्ली में अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया। स्टालिन 10 से बस होने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अगली बार सबक सिखाने को तैयार है। जो भी 70 से ज्यादा विधायक है, पता लगे वो भी घटकर 20-25 के आसपास आ गए। तो जब चारों तरफ से महामानव, कहा था ना कि मैं अवतरित हुआ, तो जब चारों तरफ से महामानव घिरते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में इंडिया गठबंधन ने जो फैसला किया है, ये निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी और गुजराती लॉबी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। और अब चंद्रबाबू नायडू को ये सोचना होगा कि कब तक वो मोदी के साथ खड़े होंगे। क्या वो एनडीए के उम्मीदवार का साथ देकर आंध्र प्रदेश में अपने बेटे के मुख्यमंत्री बनने के सपने को तोड़ देंगे क्या? जब आप आंध्र प्रदेश के उम्मीदवार को साथ नहीं दोगे, तो कैसे आंध्र प्रदेश की जनता से कहोगे कि मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बना दो? फिर तेलुगु देशम पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व क्या हो? इसी तरह से पिछले चुनावों में आपने ब्लैकमेल किया था शिवसेना, आपने ब्लैकमेल किया था हेमंत सोरेन, आपने कई अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया था, संवैधानिक पद के चुनाव पर को राजनीतिक मुद्दा बनाकर। तो इंतजार करते हैं अब एनडीए की तरफ से क्या कुछ आएगा और एनडीए में क्या कुछ बिखराव होता हुआ नजर आएगा। चलिए देखते हैं, प्रतीक्षा करेंगे कि चुनाव की भूमिका किस ओर जाएगा। चुनावी ऊंट है, किस करवट बैठेगा, क्योंकि ऊंट राजस्थान में जाके गुम हो गया। राजस्थान का राष्ट्रीय पशु है और राजस्थान के राष्ट्रीय नेता हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ कहाँ हैं? वो निकलेंगे तो क्या बोलेंगे, उसका क्या असर पड़ेगा? क्या राजस्थानी अपनी अस्मिता बचाएंगे? क्या जाट समाज सामने आएगा? किसानों की हक की बात करने वाले धनखड़ साहब को किसान गले लगाएंगे? क्या जयंत चौधरी, जिन्हें लक्ष्मी नारायण पटपांव बता रहे हैं, यानी बर्बादी की निशानी बता रहे हैं, उनके खिलाफ वोट करेंगे? ये सभी सवाल अभी गौर बने हुए हैं। देखना होगा ये बनावटी चेहरा, बनावटी मुस्कान भाजपा की कब तक बनी रहेगी। फिलहाल संतोष सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को नमस्कार।